नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेड दैट लेजिस्लेटर फेसिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट कहने का मतलब है, अब देखिए जैसे मान लीजिए अभी ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए बिहार, ठीक है। अब वहाँ पे अपोजिशन बोल दिया कि आपके पास, नीतीश कुमार को बोल दिया कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप शो कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ पे बहुमत शो करने के लिए चुनाव मतदान होगा, जो लेजिस्लेटर हैं, एमएलए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 243 सीट है, तो कितना चाहिए, 122 आपको चाहिए आपका बहुमत शो करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के या फिर आरजेडी के साथ अभी गठबंधन है, तो उनमें से 2 एमएलए जो है वो बीजेपी की तरफ छटक के चले गए, ठीक है, और उन्होंने अपोजिशन में वोट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है एंटी डिफेक्शन, ठीक है। आप जिस पार्टी के हैं उसको छोड़कर आप दूसरे पार्टी में चले गए, तो इसी को एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्वालीफाई की मतलब जो 10th शेड्यूल के अंडर आ गए हैं एंड डिफेक्ट किए हैं दूसरे पार्टी में, वो वोट करने के अधिकार नहीं है उनको, ठीक है, फ्लोर टेस्ट में। तो अब चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब था, तो ये आया था 1985 में, ठीक है, बाय दिस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दिस अमेंडमेंट एडेड द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया मैंने, विच लिस्ट आउट द प्रोविजन रिलेटेड टू डिफेक्शन, ठीक है। डिफेक्शन रिलेटेड जो भी पॉइंट बाई पॉइंट है, तो वो इसमें सारा चीज़ दिया हुआ कि कब डिफेक्शन अप्लाई होगा, कब नहीं अप्लाई होगा, किसको क्या पावर है, किसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर है, तो इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। इट लेज डाउन द प्रोसेस बाई विच लेजिस्लेटर मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड ऑन डिफेक्शन बाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन ए पिटीशन बाई एनी अदर हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, तो उसके स्पीकर कौन है अभी, ओम बिरला, ठीक है। तो ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो गए ये लोकसभा के, तो इनको पावर होगा एंटी डिफेक्शन रिलेटेड जो भी कानून के तहत जो भी फैसला सुनाने का अधिकार इनको होगा, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं और को नहीं होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट जब ये चीज़ चल रहा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दिस शेड्यूल अप्लाई टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों के लिए अप्लाई होता है। इसका एम क्या है, द मेन एम ऑफ दिस शेड्यूल वाज टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन, ठीक है। पॉलिटिकल डिफेक्शन जैसे कि इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि पैसे के दम पे अभी भी होता है, अभी भी आप रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत जगह कर्नाटका देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, तो उसमें एक पार्टी से, अभी शिवसेना का ही देख लीजिए, मतलब अभी वहाँ के जो सीएम बने हैं शिंदे साहब, तो वो क्या थे, पहले शिवसेना में थे, उसको टूट के वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके और अभी सीएम बन गए हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वो 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी जो एमएलए थे उनको लेके गए, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है, टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को मजबूत करना बाय ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स एंड मेक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल टू देयर पार्टी। मतलब कि एक तो जो एमपी और एमएलए हैं उनको पार्लियामेंट के प्रति और लोगों के प्रति लॉयल होने का ये बनाता है, ठीक है, ये लॉ। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब किस ग्राउंड पे आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी मेंबर को, तो ए मेंबर और ऑफ एनी स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर इफ, या तो वो ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि अब चुनाव हुआ, ठीक है, 2020 में मान लीजिए बिहार में चुनाव हुआ था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो अब मान लीजिए कोई 2022 में आके अगर वो रिजाइन कर देता है, ठीक है, तो वो अपना वॉलंटरी दे दिया, या फिर वो डिसओबे द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है।
अब देखिए पार्टी व्हिप जारी करता है, ठीक है। अब बोला कि इस दिन मतलब कि आपको वोट करना, लेकिन आपने वोट नहीं किया, किसी और पार्टी को वोट कर दिया, तब आप पे ये चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर द इलेक्शन ही ज्वाइंस अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप बीजेपी से इलेक्ट हुए लेकिन चुनाव के बाद आप कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। वेस्ट बंगाल का अगर आपने इलेक्शन देखा होगा तो वहाँ पे क्या हुआ था, यही चीज़ हुआ था कि जो बीजेपी से थे वो कुछ एमएलए वो जाके फिर टीएमसी से जाके मिल गए, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द डे ही बिकम्स ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे मान लीजिए नॉमिनेटेड गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर नॉमिनेट किया गया है लेकिन उसने 6 महीने के बाद, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तब ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा एंटी डिफेक्शन। और एग्जेम्पशन क्या है, कहाँ कहाँ छूट मिला हुआ है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ ए मर्जर, ठीक है। अब देखिए एक पार्टी ए है मान लीजिए और एक पार्टी बी है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अब बोला कि एक पार्टी बी पार्टी में मर्ज हो गया और इसके 4 एमएलए थे और चारों इस पे मर्ज हो गए बी में, तब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ अगर होता कि ये ए पार्टी हैं, इसके 4 एमएलए हैं, 2 इस पार्टी में जाके मर्ज हो गए, मिल गए बी में, तब एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि ये 2/3 नहीं है, ठीक है, ये 50% ही हो रहा ऑफ द टोटल एमएलए। समझ रहे बच्चों, दैट एंड शैल बी डन विद द कॉन्सेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर। 2/3 लेजिस्लेटर तैयार होने चाहिए। जैसे अभी शिवसेना का केस ले लीजिए ना, तो वहाँ पे 2/3 से ज़्यादा एमएलए शिंदे के साथ थे, तो उन्होंने अपना नया पार्टी मतलब शिंदे पे शिवसेना पे उनका क्लेम हो गया है। इन सच ए सिनेरियो नाइदर द members who decide to merge nor the one who stay with the original party will face disqualification। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको बताया कि 4 एमएलए वाला केस मान लीजिए ए और बी में, अगर इसमें से 3 जाके मिल जाते हैं बी पार्टी में, ठीक है, तब ये अप्लाई नहीं होगा एंटी डिफेक्शन, ना तो जो मिल रहे हैं उसके खिलाफ और जो पहले से ए पार्टी में प्रेजेंट है उसके खिलाफ भी नहीं अप्लाई होगा। It exempts the speaker, chairman and deputy chairman of various legislative houses from disqualification on the ground of defection। ये किस पे अप्लाई नहीं होता, स्पीकर पे, चेयरमैन पे और डिप्टी चेयरमैन पे, ठीक है, ऑफ द हाउसेज। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, तो वो होता है जो कि चेयर में बैठता है। और लोकसभा में चेयर में कौन बैठता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, और राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इज टेकन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, स्पीकर और चेयरमैन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो लोकसभा के हो गए स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन। दिस लॉ डज नॉट स्पेसिफाई ए टाइम पीरियड फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन ए डिस्क्वालिफिकेशन प्ली। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जो डिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, मींस प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर ओम बिरला है, तो उनके पास कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 6 महीना में ही इसका जजमेंट सुनाना है, वो कितना टाइम भी ले सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन इन एंटी डिफेक्शन लॉ आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब मान लीजिए स्पीकर ने कोई फैसला दे दिया डिफेक्शन को लेके, एंटी डिफेक्शन को लेके, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कर्नाटका में जो अभी बीजेपी का गवर्नमेंट जब बना था तो उसके बाद जो डिफेक्शन हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला था, उस न्यूज़ को पढ़िए, उस पर आपको और ज़्यादा एनलाइटमेंट मिल जाएगा। हाउएवर देयर कैन नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना ऑर्डर नहीं सुना देते हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।